हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, इसको कैसे प्रूव किया गया था। ठीक है, तो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। इसके बारे में सुस्पष्ट प्रमाण अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेस ने 1952 में प्रयोग से प्राप्त हुआ था। ठीक है, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इसके बारे में सुस्पष्ट प्रमाण अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेस के प्रयोगों से प्राप्त हुआ था। इन्होंने कैसे प्रयोग किया उसको आइए हम लोग समझते हैं। इन्होंने उन विषाणुओं पर कार्य किया जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, जिसे जीवाणु भोजी कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कुछ विषाणु ऐसे होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित कर देते हैं। तो ऐसे विषाणुओं को क्या कहते हैं? जीवाणु भोजी विषाणु कहते हैं, जो जीवाणु को खाने वाले होते हैं। ठीक है, तो उन विषाणुओं पर प्रयोग किया जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं, अर्थात जिन्हें जीवाणु भोजी कहते हैं। जीवाणु भोजी जीवाणु से चिपकते हैं। ठीक है, जो विषाणु हैं उनको क्या कहते हैं? जीवाणु भोजी कहते हैं। तो वह जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज वह बैक्टीरिया से क्या करते हैं? चिपकते हैं। अपने आनुवांशिक पदार्थ को जीवाणु कोशिका में भेजते हैं। ठीक है, वह क्या करेंगे? अपने आनुवांशिक पदार्थ को जीवाणु कोशिका में इंटर कर देते हैं, अपने आनुवांशिक पदार्थ को जीवाणु के सेल में डाल देते हैं। जीवाणु कोशिका विषाणु के आनुवांशिक पदार्थ को अपना समझने लगते हैं। जो जीवाणु कोशिका है वह विषाणु के आनुवांशिक पदार्थ को अपना समझने लगती है। ठीक है, जिससे आगे चलकर अधिकतर विषाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, इससे एक से अधिक विषाणु जो हैं बन जाते हैं। और कौन बनाता है? जीवाणु बनाता है, क्योंकि जीवाणु जो है वह विषाणु के आनुवांशिक पदार्थ को अपना समझने लगता है और उससे जो है अधिक मात्रा में विषाणुओं का निर्माण हो जाता है। तो कैसे होता है? इसके लिए जो जीवाणु भोजी हैं वह जीवाणु से चिपकते हैं और अपने आनुवांशिक पदार्थ को जीवाणु कोशिका में भेजते हैं। जीवाणु कोशिका विषाणु के आनुवांशिक पदार्थ को अपना समझने लगते हैं, जिसे आगे चलकर अधिक विषाणुओं का निर्माण होता है। हर्शे व चेस ने इस बात का पता लगाने के लिए प्रयोग किया विषाणु से प्रोटीन या डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है। ठीक है, तो हर्शे ने इस बात के लिए, यह जानने के लिए यह प्रयोग किया कि जो विषाणु है वह जीवाणु में क्या डालता है, वह प्रोटीन डालता है कि डीएनए डालता है। इस बात का जानने का उन्होंने प्रयास किया। हर्शे व चेस ने इस बात का पता लगाने के लिए प्रयोग किया कि विषाणु से प्रोटीन या डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है। प्रोटीन जाता है कि डीएनए जाता है, जो आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। ठीक है, उन्होंने कुछ विषाणुओं को ऐसे माध्यम पर पैदा किया जिसमें एक को विकिरण सक्रिय फास्फोरस और दूसरे विषाणुओं को विकिरण सक्रिय सल्फर पर वृद्धि किया था। ठीक है, तो हर्शे और चेस ने क्या किया? विषाणुओं को ऐसे माध्यम में पैदा किया जिसमें एक को विकिरण सक्रिय फास्फोरस दिया गया और दूसरे माध्यम में विषाणु को क्या दिया गया? विकिरण सक्रिय सल्फर दिया गया। ठीक है, उन्होंने विषाणुओं को ऐसे माध्यम पर पैदा किया जिसमें एक को विकिरण सक्रिय फास्फोरस मिला, जबकि दूसरे विषाणुओं को विकिरण सक्रिय सल्फर पर वृद्धि किया गया था। ठीक है, जिस विषाणु को विकिरण सक्रिय फास्फोरस की उपस्थिति में पैदा किया था, ठीक है, जिस विषाणु को विकिरण सक्रिय फास्फोरस की उपस्थिति में पैदा किया उसमें विकिरण सक्रिय डीएनए पाया गया, जबकि विकिरण सक्रिय प्रोटीन नहीं था। तो आप देख रहे हैं कि जिस विषाणु को विकिरण सक्रिय फास्फोरस की उपस्थिति में पैदा किया गया था उनमें जो है विकिरण सक्रिय डीएनए पाया गया, जबकि विकिरण सक्रिय प्रोटीन नहीं था उनमें। क्यों? क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है, प्रोटीन नहीं होता है। डीएनए में क्या होता है? फास्फोरस होता है। और जब वो डीएनए अपना ट्रांसफ़र किए तो उससे पता चल गया कि फास्फोरस जो है वह डीएनए में ही पाया जाता है, प्रोटीन में नहीं पाया जाता है। अर्थात प्रोटीन नहीं पास आउट हुआ, डीएनए पास आउट हुआ, जो फास्फोरस का पार्ट था। ठीक है,
उसमें विकिरण सक्रिय डीएनए पाया गया, जबकि विकिरण सक्रिय प्रोटीन नहीं था, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है, प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है। ठीक इसी तरह से विषाणु जिसे विकिरण सक्रिय सल्फर की उपस्थिति में पैदा किया। ठीक है। ठीक इसी तरह से विषाणु जिसमें विकिरण सक्रिय सल्फर की उपस्थिति में पैदा किया गया, उसमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन पाई गई। ठीक है। जब सल्फर के विकिरण सक्रिय सल्फर के मीडियम में विषाणु को पैदा किया गया तो उनमें क्या पाया गया? विकिरण सक्रिय प्रोटीन पाया गया। डीएनए विकिरण सक्रिय नहीं था, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं मिलता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो विकिरण सक्रिय हो रहा है वह फास्फोरस हो रहा है, और फास्फोरस डीएनए का पार्ट होता है। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि विकिरण सक्रिय फास्फोरस का यूज करके डीएनए बन रहा है जो ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन जो विकिरण सक्रिय सल्फर है उसकी उपस्थिति में विकिरण सक्रिय प्रोटीन पाई गई। डीएनए विकिरण सक्रिय नहीं था, क्योंकि जो सल्फर है वो प्रोटीन के निर्माण में हिस्सा लेता है, डीएनए के निर्माण में नहीं लेता है। ठीक है। विषाणु जिसे विकिरण सक्रिय सल्फर की उपस्थिति में पैदा किया गया उसमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन पाई गई, डीएनए विकिरण सक्रिय नहीं था, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं मिलता है। ठीक है। विकिरण सक्रिय जीवाणुभोजी ई कोलाई जीवाणु से चिपक जाते हैं। ठीक है। क्या कैसे होता है यह? पहले क्या होता है, जो विकिरण सक्रिय जीवाणुभोजी होते हैं वह ई कोलाई जीवाणु से चिपक जाते हैं। जैसे संक्रमण आगे बढ़ता है, जीवाणु को समिश्रक में हिलाने से विषाणु आवरण अलग हो जाता है। जैसे संक्रमण आगे बढ़ेगा, जीवाणु को समिश्रक में हिलाने से विषाणु का आवरण इनवलप क्या हो जाएगा? अलग हो जाता है। जीवाणुओं को अपकेंद्रण यंत्र में प्रचक्रण कराने से विषाणु कण जीवाणुओं से अलग हो जाते हैं। ठीक है। अगर जीवाणुओं का सेंट्रीफ्यूगेशन कराया जाए, जीवाणुओं को अपकेंद्रीकरण यंत्र में प्रचक्रण कराएं, तो विषाणु कण जीवाणु से क्या होंगे? अलग हो जाएंगे। ठीक है। जो जीवाणु विकिरण सक्रिय डीएनए रखने वाले विषाणु से संक्रमित हुए थे, जो जीवाणु विकिरण सक्रिय डीएनए रखने वाले विषाणु से संक्रमित हुए थे वे विकिरण सक्रिय रहे। इससे स्पष्ट है कि जो पदार्थ विषाणु से जीवाणु में प्रवेश करता है वह डीएनए है। ठीक है। तो जो जीवाणु विकिरण सक्रिय डीएनए रखने वाले विषाणु से संक्रमित हुए थे वे विकिरण सक्रिय रहे, अर्थात जो पदार्थ विषाणु से जीवाणु में प्रवेश करता है वो क्या है? डीएनए था, डीएनए है। जो जीवाणु उन विषाणुओं से संक्रमित थे जिनमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन था वे विकिरण सक्रिय नहीं हुए। इससे संकेत मिलता है कि प्रोटीन विषाणु से जीवाणु में प्रवेश नहीं करता है। इस कारण से आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है जो विषाणु से जीवाणु में जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको पता चला कि जो आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए है जो विषाणु से जीवाणु में ट्रांसफर होता है। देखें ध्यान से, यह आपका एक बैक्टीरियोफेज वायरस है, जीवाणुभोजी वायरस। ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं विकिरण सक्रिय प्रोटीन संपुट है इसके पास, मतलब विकिरण सक्रिय प्रोटीन संपुट है जिसमें सल्फर 35 का यूज किया गया है, और यह आपका है विकिरण सक्रिय 32 फास्फोरस जो डीएनए का पार्ट है। विकिरण सक्रिय फास्फोरस 32 से अंकित डीएनए है यह जो विकिरण सक्रिय है, और इस फिगर में आप देख रहे हैं विकिरण सक्रिय प्रोटीन है जो इसका आवरण बनाया हुआ है। ठीक है। यह दोनों क्या हैं? बैक्टीरियोफेज हैं। यह आपका सल्फर का है, और ठीक है सल्फर, इसमें फास्फोरस यूज हुआ है जो डीएनए का पार्ट है, और इसमें सल्फर यूज हुआ है जो प्रोटीन का पार्ट है। ठीक। अब यह बैक्टीरियोफेज जो है बैक्टीरिया पर आक्रमण कर रहे हैं, आक्रमण करेंगे, इनके सतह पे चिपक जाएंगे। ठीक है। और अपने जेनेटिक मटेरियल को इसके अंदर डाल देंगे।
ठीक है। तो यह भी अपने चिपकने के बाद अपने जेनेटिक मटेरियल को इंटर कर दिया सेल में, ठीक। और यह जो है जीवाणु जो है यह समझा कि यह हमारा है जेनेटिक मटेरियल, और इसी के आधार पे जो है बनाना तैयार कर दिया। नए नए वायरस बनने लगे। कोशिकाओं में विकिरण, ठीक है, सल्फर 35 का पता नहीं लगा। विकिरण सल्फर 35 का पता लगा। तो कोशिकाओं में जब पता लगाया तो उसमें विकिरण सक्रिय सल्फर नहीं पता चला, केवल उसके इन्वेलप में पता चला कि सल्फर का यूज हुआ है। विकिरण सक्रिय जो सल्फर था, सल्फर 35, वह उसके इन्वेलप में यूज हुआ था, उसके जेनेटिक्स में यूज नहीं हुआ था, ठीक है। उसके आनुवांशिक पदार्थ में डीएनए में यूज नहीं हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जिसमें फास्फोरस यूज हुआ है डीएनए के पार्ट में। तो इन कोशिकाओं में जब बैक्टीरियोफेज ने अपना आनुवांशिक पदार्थ उनके सेल में डाला, तो यह बैक्टीरिया समझा यह हमारा है, तो उसके अनुसार जो है बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो पहले स्टेज को संक्रमण कहेंगे, दूसरे को अनावरण कहेंगे, तीसरे को अपकेंद्रण कहेंगे। तो जब अपकेंद्रण किया गया तो देखा गया कि कोशिकाओं में 35, ठीक है, 32 सल्फर फास्फोरस का पता चला। कोशिकाओं में विकिरण फास्फोरस का पता लगा, लेकिन जो इन्वेलप थे उनमें विकिरण का पता नहीं लगा। जो इन्वेलप थे उनमें विकिरण का पता नहीं लगा, क्योंकि जो फास्फोरस था वो इन्वेलप में भाग नहीं लेता है, इसलिए इसमें जो है फास्फोरस दिखाई नहीं दिया, वह कोशिकाओं में पता चला। जबकि इसमें जो है कोशिकाओं में सल्फर का पता नहीं लगा, इन्वेलप में सल्फर का पता लगा। तो इस प्रयोग से आपको यह स्पष्ट होगा कि जो सल्फर का यूज हुआ था वह इन्वेलप के बनाने में यूज हुआ था, बाहरी, ठीक है, मेम्ब्रेन बनाने में यूज हुआ था, जबकि फास्फोरस का जो यूज हुआ था वह आनुवांशिक पदार्थ बनाने में यूज हुआ था। अर्थात जो बैक्टीरियोफेज ट्रांसफ़र करता है सेल में, वह क्या ट्रांसफ़र करता है, डीएनए ट्रांसफ़र करता है, न कि प्रोटीन ट्रांसफ़र करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से पता चला कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, न कि प्रोटीन है। थैंक यू।